नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अमेरिकी दादागिरी को एशियाई तमाचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बैठक हुई है। यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि 7 साल बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं और गलवान की घटना के बाद पहली बार दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ। मोदी ने साफ शब्दों में कहा, भारत आपसी रिश्तों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग 280 करोड़ लोगों को और पूरी मानवता के हित में है। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद जो शांति और स्थिरता आई है उसे मजबूती देने के लिए विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल हो चुकी है। यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय जुड़ाव का प्रतीक है। मोदी ने कहा कि 280 करोड़ की आबादी के लिए यह साझेदारी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि भारत और चीन को ड्रैगन और हाथी के रूप में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनकर आगे बढ़ना चाहिए। तियानजिन में हो रही एससीओ शिखर सम्मेलन ने एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंच से संदेश दिया कि ब्रिक्स को और मजबूत बनाया जाएगा और पश्चिमी देशों के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का मिलकर सामना किया जाएगा। यह संकेत था कि अमेरिकी प्रभुत्व वाले वैश्विक वित्तीय संस्थानों को अब चुनौती मिलने लगी है। एससीओ अब केवल क्षेत्रीय संगठन नहीं रहा बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज और चेहरा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इस मुलाकात पर विपक्ष ने बौखलाहट भरे बयान दिए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि चीन ने विश्वासघात किया तो आज मोदी क्यों वहां गए हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने व्यंग करते हुए कहा कि मेरे प्यारे दोस्त ट्रंप के बाद अब मेरे प्यारे दोस्त शी जिनपिंग हैं। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष की यह बेचैनी भारत की मजबूत और आत्मनिर्भर विदेश नीति से उपजी है। भारत ने एससीओ में एक बार फिर साबित कर दिया कि वह केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णय निर्माता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख, सीमा प्रबंधन पर समझौते, जापान और चीन के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत का अधिक रुख, यह सब दिखाता है कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। आज का संदेश साफ है, भारत न पीछे हटेगा न ही दबेगा बल्कि वैश्विक राजनीति के केंद्र में रहेगा। तियानजिन का यह शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति की जीत है। अमेरिका टैरिफ के बोझ में उलझा हुआ है, यूरोप आंतरिक संकटों से जूझ रहा है, लेकिन एशिया का नया पावर सेंटर भारत के नेतृत्व में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब केवल दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक फैसलों का निर्माता और नेतृत्व करता है। और इस नेतृत्व का कैसा प्रभाव पड़ेगा भारत की आर्थिक स्थिति पर, कूटनीति पर, इस पर ही आज हम करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम पैनलिस्ट। उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का वो बयान, साथ ही विपक्ष की बौखलाहट। देखिए। हमारे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला?
क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। कल ऐसा लगा कि मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि मोदी भक्त चिल्ला चिल्ला के जिनपिंग 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 कर रहे हैं, और उनका जो तथाकथित मीडिया है वो भी जिनपिंग जिनपिंग कर रहा है। आप भूल गए प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया चीन के साथ? चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया अहमदाबाद में, झूला झुलाया। पिछले 6 वर्षों में भारत में जो आयात हुआ है चीन से वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चीन को दिया। बदले में चीन ने हमको क्या दिया? घाव, घाव पे घाव, धोखा, धोखे पे धोखा। देखिए, भारत अपने आत्मसम्मान से और अपनी हितों से समझौता नहीं कर सकता। पीछे भी देखा गया है, तो जब भी कोई ऐसा विषय आया जहां भारत को अपने हितों की बात करनी है, तो हमने हर जगह देखा है कि भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। विपक्ष ने जितना नुकसान किया, उन्होंने तो आज तो भारत की सरकार अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपना व्यापार सब कुछ सुरक्षित करके चल रही है। यही कांग्रेस थी जिन्होंने न जाने कितनी चीन के साथ भारत के न जाने कितने अहित कर दिए। इसकी पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी, सबको पता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर भारत अपने हितों के साथ चाइना के साथ अच्छा संबंध होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध हो। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हरि मोहन जी भी जुड़ चुके हैं। हरि मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अर्थशास्त्री हमारे साथ पूजा गुप्ता जी जुड़ी हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत हरि मोहन जी आपसे ही करना चाहूंगी। एससीओ के मंच से भारत ने दुनिया को क्या संदेश दिया है? हरि जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, एससीओ के मंच पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संदेश या जो हमने सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो यही है, भारत ना झुका था ना झुका है, हम स्वतंत्र हैं। ये आज से नहीं, अगर हम इसे पहले से देखें तो ये वाला संदेश जो है यूक्रेन रूस युद्ध के समय जब शुरू हुआ तब भी दिया, जब इजराइल ईरान वॉर शुरू हुआ तब भी दिया, और ये हर उस पॉइंट पर जाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि देखो भाई, हमारी विदेश नीति हमारे हितों के अनुसार है। हम जिस मर्जी से अपने समय काल परिस्थिति को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए डिस्कस कर सकते हैं। चाइना से, और मैडम जिस टाइम गलवान वैली हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो पार्ट ये था कि पूरी दुनिया जब चीन से एक टेंशन में थी, उस समय भारत चीन के अगेंस्ट खड़ा होकर एक अपनी मजबूत विदेश नीति के बारे में इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा था कि हम चाइना का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आज इस टैरिफ वॉर में पूरी दुनिया जब एक तरीके से घबराई हुई थी, तो उस समय पर भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ जिसे कहते हैं शोर मचाए, ट्रंप शोर मचा रहा है, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं गया जिससे इंडिया को, दुनिया को ऐसा लगे कि भारत बौखलाया हुआ है। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो कभी संसद शोर मचा रही है, कभी उनकी कोर्ट शोर मचा रही है, कभी ट्रंप शोर मचा रहा है। इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं है। कुछ हमारे विपक्ष के छुटभैये नेता कुछ ऐसा बोल जाएं जिसकी वजह से प्रॉब्लम मतलब एम्बेरसमेंट हो, उसको छोड़ दिया जाए,
तो सरकार बहुत निश्चिंत बैठी हुई है। उसको ऐसा शो हो रहा है कि भाई इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और मैडम ये मैसेज पूरी दुनिया को जो जा रहा है उसने लामबंद किया। चाहे उसने दुनिया भारत के पीछे लामबंद होती हुई नजर आई, चाहे ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हो गए, चाहे साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष हो गए, वो जिस तरीके से भारत से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शी जिनपिंग ट्रंप के आने से पहले एससीओ की जो मीटिंग रशिया के अंदर हुई थी, और जिस तरीके से शी जिनपिंग, शायद ब्रिक्स की मीटिंग जब रशिया में हुई थी, और जिस तरीके से शी जिनपिंग भारत से वो मोदी जी से मिलना चाहते थे, और आज शी जिनपिंग जिस तरीके से मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति की सुदृढ़ता को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है ये। जी चलिए, हमारे साथ अर्थशास्त्री पूजा जी भी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, चीन के साथ जो सीधी उड़ानें अब होंगी और कैलाश यात्रा का बहाल होना अर्थव्यवस्था पर ये कितना असर डालेगा? पूजा जी। जो चीन के साथ हमारी जो ये यात्रा, जो एक्सेस टू द ट्रांसपोर्ट जो प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्टली वहां पर जाएंगे। इसे ट्रेड के बैलेंस जो इसे हमारा ट्रेड है और जो कंट्री के बीच में रिलेशन रहेगा वो काफी इम्प्रूव रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया, अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे पहले रहेगा। अभी भारत सबसे पहले नंबर पर चल रहा है, पहले चाइना सबसे पहले नंबर। दोनों ही यूथ के मामले में काफी ही स्ट्रॉन्ग देश है, मैन पावर के मामले में दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग देश रहे हैं। जब उन दोनों को एक एक्सेस मिलेगा, डायरेक्ट उड़ान के थ्रू एक्सेस मिलेगा, तो इसके बीच में उनके बीच में ट्रेड के रिलेशन और भी इम्प्रूव होंगे। एक्सेस टू द रिसोर्स मिलेगा, दे विल बी एबल टू गो डायरेक्टली देयर एंड इससे इनकी रिलेशन और बिजनेस में काफी इसका मतलब चाइना और भारत के बीच में रिलेशन जो है वो कभी युद्ध के भी रहे हैं, कभी तनावपूर्ण भी रहे हैं, लेकिन अब इससे एक संकेत है कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर ने ये भी क्लियर कर दिया कि हम कंप्लीटली रिले नहीं करेंगे जो भी है, बट वी हैव टू वर्क अपॉन कि हम कंप्लीटली यूएस के ऊपर, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन कंप्लीटली यूएस के ऊपर भी हम डिपेंड नहीं रह सकते। हमें हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन को डेवलप करना है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, या फिर कोई हमारा ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है जो हम डायरेक्टली वहां पर मिलेगा। तो इससे प्राइम मिनिस्टर ये क्लियर करना चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन भले ही तनावपूर्ण रहे हैं, युद्ध के रहे हैं, लेकिन हमें सोच समझकर एक कदम रखते हुए इन रिश्तों में कुछ सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। ये सुधार सिर्फ इंडिया की साइड से नहीं हो रहा है। कुछ इससे पहले चाइना के विदेश मंत्री भी भारत के अंदर आए थे, जिससे उनको भी एक इशारा दिया गया था कि वो भी इन रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो यूएस की मोनोपोली है उसको एक तरीके से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यूएस ने जो इतने ज्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीके से दूसरे कंट्रियों के साथ भी दूसरी कंट्रियों को एक साथ मिलकर भी कुछ काम करना होगा। बिल्कुल। संजीव जी, क्या लग रहा है? संजीव जी, देखिए, मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं, किस कूटनीतिक चश्मे के साथ आप देखेंगे? संजीव जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मुलाकात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है और विश्व की नजर इसके ऊपर रही है। और कल भी जब अभी तो आज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, अभी कल जब तीनों जो रशिया, चाइना, इंडिया के जो नेता जब ट्राइका जब दिखेगा, तो जाहिर है कि जो मैसेज है वो पूरे विश्व में जाएगा और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रंप प्रशासन की जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डिक्टेट करने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो उनके लिए एक घाटे का सौदा साबित होगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरीके के डिक्टेशन के आधार पर वो अमेरिका को अधिक से अधिक फायदा उठाने की और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की जो उनकी प्रवृत्ति है, बिजनेस माइंडेड अप्रोच है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भारी पड़ेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये जो पूरी यात्रा की है, जिसमें कि उन्होंने जापान की पहले यात्रा की, फिर वहां से वो चाइना गए, फिर वो बायलैटरल बैठकें हो रही हैं, ट्राइलैटरल बैठक होगी, मल्टीलैटरल एससीओ की बैठक होगी। इस सबसे बहुत स्पष्ट है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता
को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करेगा, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा, और अमेरिका हो या विश्व की कोई शक्ति हो, किसी के डिक्टेशंस के आधार पर भारत नहीं चलेगा। भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा। ये जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के माध्यम से दिया है। और जाहिर है कि जहां तक भारत और चाइना के संबंधों की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और चाइना विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा कनेक्ट भारत और चाइना के बीच में है, और साथ ही साथ दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर सामरिक शक्तियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं। तो ऐसे भारत और चाइना जैसी महाशक्तियों के बीच में यदि आपस में समझदारी बनती है, विजडम प्रिवेल करता है, बुद्धिमत्ता के साथ दोनों राष्ट्र काम करते हैं, और ड्रैगन और एलिफेंट साथ साथ यदि कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, और जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट साथ साथ डांस क्यों नहीं कर सकते, तो ये अगर इस तरीके की जो बुद्धिमत्ता अगर प्रिवेल करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक भारत का चाइना के प्रति जो अप्रोच का प्रश्न है, तो भारत चाइना को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि हम चाइना के साथ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहे हैं, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी के रेजिम को भारत जानता है, समझता है, और इसके जो नकारात्मक एस्पेक्ट्स हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए, चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा न करते हुए, चाइना के जो कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड के आधार पर भारत आगे बढ़ेगा। और चाइना के साथ जाहिर है कि एक विश्वास बहाली के लिए भारत भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन ट्रस्ट बट वेरीफाइड। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि भारत जो है वो खुद निर्णय ले सकता है और खुद निर्णय ले भी रहा है, भारत की ताकत हालांकि पूरी दुनिया भी देख रही है। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी देखिए, लगातार मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर विपक्ष की बौखलाहट भी सीधे साफ नजर आ रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल कितने वाजिब हैं और ये बौखलाहट आप किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की? सुरेंद्र जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? जी, मेरा तो ये मानना है कि जो विपक्ष है वो तो बहुत चाइना के दोस्त हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाइना के साथ मिल रहे हैं या उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, या चाइना हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उनको खुश होना चाहिए कि भाई जिस देश का समर्थन वो करते रहे, पूरी दुनिया में उसके बारे में बोलते रहे, तो अब उनको परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी जो नीति है विपक्ष की, उस पर वो कोई नीति नहीं है। जो मोदी जी काम करेंगे उसके खिलाफ उनको बोलना है। अगर मोदी जी चीन के खिलाफ हैं तो वो चीन के समर्थन में बोलेंगे, अगर मोदी जी चीन के साथ आ गए तो वो मोदी जी के खिलाफ बोलना, मतलब उनको मोदी जी के खिलाफ बोलना है। अब वो कह रहे हैं जी ये गलवान को भूल गए, पाकिस्तान से अभी जो युद्ध हुआ उसमें चीन उनका समर्थन करा था, लेकिन पाकिस्तान से हमने 4-4 लड़ाइयां लड़ी। पाकिस्तान ने हमारे हजारों लोगों और कितने ही लोगों को प्रॉक्सी वार में कहिए या ये सीमा से जो आतंक था उसमें मारे गए लोग, तब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से आप अच्छे संबंध रखिए, लेकिन चीन के गलवान को लेकर के बैठ गए, तो इनकी तो आप बात ही मत कीजिए। मेरा इसमें ये मानना है कि भारत को अपनी सीमाएं मालूम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है और जो सुरक्षा की नीति है वो बहुत सफल ढंग से चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम जाकर के वहां पे बल्ले बल्ले हो गई है और हम लोग कोई ट्रंप को लेसन सिखाने के लिए काम करें। अभी भी हमारे अमेरिका से रिलेशंस अच्छे हैं, जो डील्स हमारी हैं उनसे चल रही है। अब ये बात अलग है कि ट्रंप अपनी इकोनॉमी के लिए एक बुली करने वाले, जो स्कूल में बच्चा होता है ना, एक बुली करके सबको डराता धमकाता है, वो कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में वो फेल होंगे तो वो वापस रास्ते पे आ जाएंगे। हम एससीओ के मेंबर हैं और चीन से हमारे जो रिश्ते अच्छे बने उसके लिए कोई आज से बात नहीं हो रही है। आपको मालूम है बॉर्डर्स को लेकर के दोनों फोर्सेस हमारे और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके कितने दिनों तक कितनी बैठकें होती रही। फाइनली ये सेटल हुआ कि सब लोग वापस जाएं वहां से। उसके बाद जनवरी में ही वहां उन्होंने चाइना ने वो हमारा मानसरोवर वाला रूट भी खोल दिया था और अभी वो दूसरे भी रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई सडनली हमारा चीन से हो रहा है।
जो हमारा चीन हमारा पड़ोसी है और उससे जहां तक हमारी जरूरतें हैं उतने संबंध हम उनसे ठीक रख रहे हैं। और चीन को भी अब ये समझ में आ रहा है कि भाई अब कांग्रेस का, विपक्ष के पार्टियों का, यूपीए का या वो शासन तो है नहीं कि भाई आप कभी लद्दाख ले लेंगे, कभी तिब्बत ले लेंगे, कभी अरुणाचल पे अपना कब्जा जमाएंगे। उनको 10-11 साल में समझ में आ गया कि जब तक कांग्रेस की सरकार कभी वापस नहीं आती है और जब तक ये एनडीए की सरकार चलती है तो वो न तो युद्ध से लड़ने की स्थिति में है और न व्यापार में लड़ने की स्थिति में है, तो वो इंतजार करेंगे। चीन पे भरोसा करने का तो मतलब कोई भी इतना जल्दी चीन पे भरोसा नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये राजनीतिक रूप से समझ में आ रहा है कि चीन को ये बात समझ में आ गई है कि अब तो ये शासन एनडीए का बहुत साल चलने वाला है और इसमें उसने लड़ झगड़ के सब करके देख लिया, उसे कोई फायदा हुआ नहीं, हम झुके नहीं। तो वो उस शासन का इंतजार करेगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के लिए जिसमें उसको पहले बेनिफिट्स मिलते रहें, और तब तक वो ये कोशिश करेगा कि हमसे संबंध अच्छे रहें। फिर दूसरा ये कि हमारा इतना बड़ा देश है, उनसे हमारा जो व्यापार है उसमें हमें नुकसान है, हमारा एक्सपोर्ट चीन कम होता है, चीन से हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, तो उसे ही मालूम है कि हम लोग धीरे धीरे चीन से अपना इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। तो अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आगे जाके चीन के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हम भी उतने बड़े देश हैं जितना बड़ा चीन है। जी, तो इस बात के और जो वहां पे वार्ता हो रही है उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में, मेरा ये कहना है कि उसको हमें ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए कि एक एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है। ये बात अलग है कि ये ऐसे टाइम पे हो रही है जब जो है अमेरिका बुली करके सबको परेशान कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहा होता तब भी ये मीटिंग में जो अब आगे के आने वाली स्थितियां उसमें होना है। और हमारी तो पहले कोल्ड वॉर थी, तब नीति थी कि भाई दो ग्रुप हैं तो आप इधर अलाइन हुई है उधर हुई है, फिर नॉन अलाइनमेंट। ठीक है हरिमोहन जी, जिस तरीके से हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े, उन्होंने कहा कि ट्रंप के उससे हमें नहीं देखना चाहिए, ये समिट है एक तरीके का। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, भारत, चीन और रूस का जो समीकरण है, इससे क्या अमेरिका की चिंता बढ़ती हुई हमें नजर आएगी? एक्चुअली मुझे नहीं लगता, या मैं इस चीज को एग्री नहीं कर पा रहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप के कंटेक्स्ट क्या हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस, जैसे चाइना और इंडिया के रिलेशंस के, ऐसा होना ही था। देखिए, चाइना और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से, जहां तक मुझे लगता है, हमेशा से एक बैलेंसिंग फॉर्म में देखे गए हैं। उसमें इंडिया को ना तो कोई भी अमेरिका जैसा कंट्री ना तो उसे छोड़ सकता, क्योंकि चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, ना ही अमेरिका चाहेगा कि इंडिया इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए कि वो अमेरिका को ही चैलेंज करने लग जाए। ये 1962 वॉर के अंदर भी देखने को मिला, जब इंडिया और अमेरिका के बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं थे। फिर भी अगर हम देखते हैं तो जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और इंडिया काफी ज्यादा कमजोर था, उस टाइम पर अमेरिका ने अपना एक जो फ्लीट था वो भेजने की धमकी तक दे डाली थी कि अगर चाइना ज्यादा आगे आता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम चाइना पे अटैक भी कर सकते हैं। इस तरीके की धमकी भरी बातें की गई। ये इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया जो है वो चेक एंड बैलेंसेस की प्रोसेस के अंदर चल रही है, चलती है, शुरू से चलती आई है। अब अगर ट्रंप के कंटेक्स्ट को हम इग्नोर कर देते हैं तो क्या हमारे सारे के सारे इश्यूज अमिकेबली, बहुत प्यार से समझौता, बहुत प्यार से क्या सुलझ गए थे? मुझे नहीं लगता। गलवान से एकदम से सारी के सारी फोर्सेस वापस हट गई, या यूं कहें मतलब डी एस्केलेशन हो गया, पिछले साल ही अक्टूबर में हो गया था। उसके पीछे अगर हम देखते हैं तो ट्रंप के आने का डर ही था, जो रशिया को मतलब रशिया ने जिसका नाम लेकर, या यूं कहें जिसको रेफरेंस लेकर रशिया ने पूरी ताकत से, या यूं कहें पुतिन ने पूरी ताकत लगाई इंडिया और चाइना को समझाने की। कजान के अंदर दोनों हमारे जो लीडर्स थे वो मिलकर दोनों ने बातचीत करी, और कहीं ना कहीं कजान जाने से पहले एक डी एस्केलेशन का प्रोसेस हो गया। वो फियर क्या था? वो ट्रंप के आने का फियर था। ट्रंप चाइना को धमका रहा था, ट्रंप के दबाव में चाइना ने ना चाहते हुए भी इंडिया की जो आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, और काफी टाइम, 4 साल हो चुके थे, उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसे लग रहा था ट्रंप आएगा तो चाइना की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
एग्जैक्टली इसी तरीके से जब ट्रंप आया, ट्रंप ने टैरिफ एनफोर्स करने शुरू किए, दुनिया को धमकाना शुरू किया, चाइना को भी धमकाया, लेकिन चाइना ने उसकी काट निकाल दी। इंडिया को भी धमकाया और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ तो इंपोज कर दिए। तो मैडम जिस तरीके से पिछले साल हुआ था, एग्जैक्टली इसी तरीके से इस साल भी इंडिया को भी अपने लिए नए बाजार खोजने जरूरी हैं। अगर इस टाइम पर मैं इंडिया और चाइना के डिस्कशंस या मोदी शी जिनपिंग के डिस्कशंस की बात देखता हूं, तो मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर ट्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रेड की बातें ज्यादा की जा रही हैं। अपनी चाइना को दबाव डाला जा रहा है, चाइना से कहा जा रहा है कि अपनी मार्केट खोलिए, ज्यादा से ज्यादा खोलिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को स्पेस दीजिए। चलिए ठीक है, इसी का सवाल लेते हुए पूजा जी से लूंगी। पूजा जी, मार्केट को बढ़ाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है भारत चीन के रिश्तों के बाद भारत के व्यापारिक रिश्तों का भी एक नया अध्याय जो है वो खोलेगा क्या? पूजा जी, भारत और चीन के बीच में जैसे कि हमें पता है कि इनबैलेंस ट्रेड चल रहा है और काफी सारा डेफिसिट चल रहा है हमारे। अगर आप कोई भी सेक्टर की बात करते हो तो सब हर सेक्टर अगर इंडिया के अंदर जो मोस्टली वो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा, ऑल्दो इंडिया जो है मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिसमें जापान ने भी अपना एक हाथ बढ़ाया है कि वो इंडिया के लिए मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूशन देगा। $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर in term of a technology, in term of a security, and in term of a semiconductor. There are in for various sectors. Japan will invest and he will promote for the Make in India concept. And but for if we talk about the China and India relationship, and this will definitely be increase the trade between the actually if we know that we are dependent on the China for मोस्ट ऑफ द गुड्स, लाइक इफ रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफी हमारे जो वहां पर मॉड्यूल, इन्वर्टर, कोई भी सेक्टर की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी घाटे में चल रहा है। तो इसके बीच में हो सकता है कि हमारे चाइना के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। पूजा जी, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया संजीव जी से लेना चाहूंगी। संजीव जी, देखिए चीन लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ये सबको पता है, ऐसे में भरोसे की कितनी गुंजाइश यहां पर रह जाती है? संजीव जी। हाँ, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि विश्वास बहाली के लिए तो कार्य करना ठीक है, लेकिन चाइना के आप फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं कर सकते। आप चाइना के कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड के आधार पर ही भारत अगले कदम उठाए। और ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना की जो चरित्र के नकारात्मक जो उसके पहलू हैं, जिसमें कि जाहिर है कि उसका जो विस्तारवाद, प्रवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना इत्यादि जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, और जिसने कि भारत के लिए चैलेंजेस पैदा किए हैं पिछले वर्षों में, दशकों में। तो भारत उन सारे दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए चाइना को लेकर के सतर्कता अवश्य बरतेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, चाइना क्या कहता है और क्या करता है इसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही और उसके जो एक्शंस के बाद ही भारत अगले एक्शन लेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। चलिए जी, बिल्कुल संजीव जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। संजीव जी, हरिमोहन जी, पूजा जी और सुरेंद्र जी, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।